जय हिंद दोस्तों। आज हम सौर मंडल का अगला पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, आज हम ये कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी होती हैं, विषुवत व्रत किसे कहते हैं, कर्क व्रत किसे कहते हैं, मकर व्रत किसे कहते हैं, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। जैसे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके विषय में आज पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आप सौर मंडल में इतना पढ़ चुके थे। सूर्य एक तारा है और सूर्य सौर मंडल का पिता होता है, जिसमें ग्रह और उपग्रह ये सभी खगोलीय पिंड होते हैं। तो ये देखते हैं कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है इस रास्ते से होकर के, सूर्य हम मान लेते हैं इसे, और ये पृथ्वी का रास्ता है जहाँ से पृथ्वी घूमती है। 365 दिन में या 366 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसे परिभ्रमण कहते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। इतना तो जानते हैं, ये पृथ्वी की गतियां कहलाती हैं। अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो ये लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन रात होता है। और जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसे एक वर्ष कहते हैं, इसे सौर वर्ष कहते हैं। ये 365 दिन या 366 दिन में पूरा करती है। तो पृथ्वी, आप जानते हैं पृथ्वी का आकार हल्का अंडाकार होता है। पृथ्वी एकदम से गोल नहीं होती है, अंडाकार होता है। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हल्का चपटा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसकी चौड़ाई या परिधि सबसे अधिक होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो इसी जब पृथ्वी घूमती है, इस सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कभी कभी कि सूर्य के नज़दीक जब ज़्यादा होती है, जब पृथ्वी मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर पृथ्वी है, और यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, मतलब साल में कहीं पर भी हो सकती है। तो जब पृथ्वी का और सूर्य की दूरी सबसे निकटतम हो, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जब ऐसी अवस्था होती है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जब सबसे निकटतम होती है, तो उसे हम उपसौर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसौर। और ये 3 जनवरी को ऐसी घटना होती है, 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति में होती है। अगला प्रश्न है, देखिए, अपसौर किसे कहते हैं? तो इसका एकदम अपोजिट होगा। अपसौर का मतलब यह है जब सूर्य पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। ये सूर्य पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, तो वो स्थिति को अपसौर कहते हैं। और ये 4 जुलाई को ऐसा होता है। 4 जुलाई को, ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 4 जुलाई और 3 जुलाई। 3 जुलाई को उपसौर कहते हैं, 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी की गतियां की वजह से यहाँ पर हम आपको और बताते हैं कि जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बीच में जब आप देखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर ये झुकी होती है। और इस झुकाव की वजह से ही पृथ्वी में, इस झुकाव की वजह से ही पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, जिसे हम उत्तरी पोल या नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आप सुने होंगे कि यहाँ पर 6-6 महीने के दिन और रात होता है। तो ये इसकी पृथ्वी की झुकाव की वजह से ही ऐसा संभव है, क्योंकि जब पृथ्वी झुकती है, मतलब इसका घूमती है, तो इसलिए यहाँ पर अगर इसको हम 90 अंश की डिग्री में ऐसे दोनों ध्रुव को मिलाते हैं तो झुकाव कुछ ऐसा होता है। और ये 90 अंश की डिग्री में जब मिलता है तो ये दक्षिणी ध्रुव, जैसे उत्तरी ध्रुव के सामने सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है,
तो इसलिए यहाँ पर रात होता है। तो ये 6 महीने की स्थिति ऐसी होती है, यहाँ से यहाँ तक जब पृथ्वी घूमती हुई यहाँ से यहाँ तक आती है तो 6 महीने ये ऐसी स्थिति होती है कि उत्तरी ध्रुव में अंधेरा रहता है और इसलिए उसे 6 महीने की रात कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में भी 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का अंधेरा होता है। ये मुख्य रूप से पृथ्वी के अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम 2 चीजें सीख लिए, एक उपसौर क्या होता है, एक अपसौर क्या होता है, और पृथ्वी के झुकाव की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन और रात होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि मतलब इसमें दिया हुआ है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो अब इसके विषय में ध्यान समझेंगे, ये कौन सी स्थिति होती है, कैसे होती है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक वर्ष में दोनों मिला करके 7 बार होते हैं। दोनों ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों मिला करके एक वर्ष में अधिकतम 7 बार ऐसी स्थिति होती है। और ये ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि देखिए पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, सब लोग जानते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो मान लेते हैं चंद्रमा का रास्ता ये है, चंद्रमा यहाँ से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है और वो 27 दिन, लगभग 27 या 28 दिन में ये एक चक्कर पूरा होता है। और चंद्रमा का ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में ही अमावस्या और पूर्णिमा जो तिथियां होती हैं वो निर्धारित होती हैं। 15 इसको हम मतलब 27 या 28 दिन होता है, लेकिन इसे हम 1 माह मान लेते हैं। ठीक है, तो अमावस्या और पूर्णिमा की घटना जो होती है चंद्रमा की गति की वजह से ऐसा होता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है, चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का चक्कर लगाते ही है, इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ पूरे सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो जहां जहां पृथ्वी जाएगी वहां वहां चंद्रमा भी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्योंकि और चंद्रमा का पृथ्वी के प्रति खिंचाव होता है, एक प्रकार का बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो अब देखिए एक ऐसी स्थिति होती है जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। फिर से सुनेंगे, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं, मतलब 180 अंश की डिग्री पर होते हैं, तो यह स्थिति जब चंद्रमा बीच में हो और पृथ्वी तक सूरज की रोशनी ना पहुंच पाए, जब चंद्रमा बीच में हो और सूरज की रोशनी पृथ्वी तक ना पहुंच पाए, तो ऐसी कंडीशन को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। सूर्य की रोशनी चंद्रमा द्वारा ढक ली जाती है और पूर्ण रूप से रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, आंशिक रूप से पहुंच पाती है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये कंडीशन जो होती है वो अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन ये कंडीशन होती है। देखिए आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, और क्योंकि यहाँ जो है आपको बता रहे हैं, हम स्पीड में बता रहे हैं, आपको लिखना होगा। ठीक है, या फिर वीडियो को रोक करके आगे आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। देखिए इसके बाद अगर देखें हम सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण को समझते हैं, तो इसका एकदम अपोजिट होता है। उसकी कंडीशन ये होती है कि जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी के इस ओर आ जाए और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। फिर से समझेंगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और तीनों एक सीधी रेखा में रहे, वही कंडीशन 180 अंश की डिग्री में, तब सूर्य की रोशनी पृथ्वी द्वारा ढक ली जाए और चंद्रमा तक ना पहुंचे, तो ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य की रोशनी पृथ्वी द्वारा ढक ली जाए और चंद्रमा तक ना पहुंचे, तो ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये घटना जो होती है पूर्णिमा के दिन होती है। पूर्णिमा के दिन ऐसी घटना होती है। तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो सकता है और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन में होता है। पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है और ये एक वर्ष में अधिकतम 7 बार हो सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की गतियां पढ़नी है, चंद्र ग्रहण पढ़नी है, सूर्य ग्रहण पढ़नी है। अब देखेंगे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन वाली स्थिति क्या होती है। कर्क व्रत, कर्क विषुवत व्रत और मकर व्रत के विषय पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ रफ कर रहे हैं और आगे समझते हैं। देखिए पृथ्वी
जो होती है पृथ्वी के विषय में पढ़ेंगे। पृथ्वी हल्का सा अंडाकार होती है, पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है। तो ये हम समझ लेते हैं ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में हम ये देखते हैं ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। तो पृथ्वी में ही हम ये समझते हैं कि बीच से ये गुजरने वाली, पश्चिम से पूरब की ओर जो बीच से गुजरने वाली एक रेखा होती है, इसे जीरो अक्षांश कहते हैं, और इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और जो विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, जीरो अक्षांश होता है। जीरो अक्षांश होता है, आपको पता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल 180 प्लस 1 मतलब 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 360 होती है। अभी समझेंगे। देखिए, अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं पश्चिम से पूरब की ओर पूरे पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, इसी को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम पूरे पृथ्वी को दो भागों में काटती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल होती है 181, जिसमें से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो अक्षांश रेखाओं को हम दर्शाते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझिएंगे आप। तो ये अक्षांश रेखा जैसे ये है, तो इस प्रकार से जब पूरे पृथ्वी में जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से दोनों ध्रुवों पर, दोनों गोलार्ध में इसी प्रकार बिछी होती हैं। ये अध्ययन के लिए है काल्पनिक रेखा। आप ये नहीं समझिएगा कि पृथ्वी में ऐसी रेखाएं खींची हुई हैं। अब देखिएगा यहाँ से 0 डिग्री है, 0 अक्षांश है, और ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ में 90 डिग्री, और इसी प्रकार साउथ में भी 90। कहने का मतलब यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक 90 अक्षांश रेखाएं इधर होती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं इधर होती हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। फिर से सुनेंगे, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की समानांतर होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। समझेंगे फिर से, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसी प्रकार चाहे यहाँ वाली अक्षांश रेखा हो चाहे यहाँ वाली अक्षांश रेखा हो, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के बीच में 111 किलोमीटर दूरी पर स्थित होती हैं। अब देखेंगे अक्षांश रेखाएं 0 के बाद 1, 2, 3 इस प्रकार से यहाँ तक 90 में बढ़ती हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान समझेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान सुनेंगे। अक्षांश रेखाओं के मान, अक्षांश रेखाओं का मान जब बढ़ता है तो वहां पर टेम्परेचर घटता है। अक्षांश रेखाएं इधर से इधर की ओर बढ़ रही हैं, 3, 4, 5 इधर 90 तक आएंगी, और यहाँ पर यहाँ 1 से लेकर के यहाँ 90 तक आएंगी। इसका मतलब अक्षांश रेखाओं का जब मान बढ़ता है तो पृथ्वी में टेम्परेचर कम होता जाता है, और इस प्रकार से दोनों ध्रुवों पर टेम्परेचर लगभग माइनस में होता है, और भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है और सीधी रेखा में चमकता है। तो यहाँ पर यह ऐसी कंडीशन होती है। तो अब देखिए, हम यहाँ को ये बता रहे हैं कि ये एक कर्क रेखा होती है। आपको पता है ये 23.30 पाई पर 23.30 पाई ये कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे 23.30 पाई में ये जो होता है अक्षांश में, ये होती है मकर रेखा। तो मकर रेखा और कर्क रेखा इधर अगर लिखा होता है तो इधर n लगा होता है 23.30 n, और इधर 23.30 s लिखा होता है। तो मकर रेखा होती है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आपको ये समझेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य भ्रमण करता है। तो यहीं पर आपको समझना है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य भ्रमण करता है, और ये साल में कैसे गति करता है और यहीं से निर्धारित होता है सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात। मतलब सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, या दिन रात बराबर कब होता है। ध्यान समझेंगे, ये कर्क मकर रेखा है, और ये है कर्क रेखा है, और ये है भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर दिन रात सदैव बराबर होता है, आप सब लोग जानते हैं।
तो भूमध्य रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होता है। तो यहाँ मकर रेखा से मान लेते हैं यहाँ पर ये सूर्य स्थित है, तो मकर रेखा से विषुवत रेखा तक सूर्य जब आता है तो 3 महीने का समय लगता है। और उसके बाद भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक जब सूरज आता है तो 3 महीने का समय इधर लगता है। तो 3 महीने इधर 3 महीना इधर, मतलब 6 महीना हुआ। और उसके बाद जब सूर्य लौटेगा तो 3 महीना फिर भूमध्य रेखा तक लगेगा। और उसके बाद फिर जब आएगा मकर रेखा तक फिर 3 महीने लगेगा। इसका मतलब 1 वर्ष हो गया, 3 महीने 6 महीने जाते हुए 6 महीने आते हुए। तो अब देखिए आपको समझे, जब सूर्य, ध्यान से सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं, जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश करता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश करता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी शुरू हो जाती है। तब दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी शुरू हो जाती है और ये स्थिति होती है 21 मार्च। आपको याद रखना है 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। लिखेंगे 21 मार्च, 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। 21 मार्च के भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है और ये उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करता है। और जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी शुरू हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आ जाती है। 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का आरंभ हो जाता है। मतलब हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है तो हमारे देश में 21 मार्च के बाद गर्मी प्रारंभ हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन, जब यहाँ से 21 मार्च से चला तो 3 महीने में सूर्य जो है पहुंच जाता है कर्क रेखा पर और ये तारीख होती है 21 जून। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और फिर यहाँ से जब फिर वापस लौटता है तो जब वापस लौटता है तो फिर से भूमध्य रेखा में आता है। तो ये तारीख होती है 23 सितंबर आप लोग याद रखेंगे। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। इस स्थिति में सूर्य भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। इस स्थिति में सूर्य भूमध्य रेखा पर स्थिति होता है। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर वापस आ जाता है और फिर यह दक्षिणी गोलार्ध की ओर मूव करता है। जब 23 सितंबर के बाद उत्तरी गोलार्ध में ठंडी शुरू होती है। 23 सितंबर के बाद उत्तरी गोलार्ध में ठंडी शुरू होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर होता है। तो इसी का अपोजिट हम दक्षिण गोलार्ध में समझ लेते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून। दक्षिण गोलार्ध में 21 जून को छोटा दिन, सबसे छोटा दिन दक्षिण गोलार्ध में 21 जून को और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में इसका अपोजिट होता है। तो आप सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, सबसे बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध में और छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध दक्षिण, आप समझ गए होंगे। और ये भी समझ गए होंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सब दिन रात सदैव बराबर होता है। अब कर्क व्रत को आपको समझ गए हैं। कर्क व्रत इसे कहते हैं कैंकर लाइन, जो 23.30 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है उत्तरी गोलार्ध में। और मकर व्रत जो होती है और वो होती है दक्षिण गोलार्ध में 23.30 डिग्री पर। तो ये जो स्थितियां हैं, ये डेट आपको याद रखना है। उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, दिन रात बराबर कब होता है, देशांतर की संख्या कुल कितनी होती है, अक्षांशों की संख्या कुल कितनी होती है, देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनकी संख्या 360 होती है। देशांतर का मान मतलब होता है समय का निर्धारण करना। जैसे 180 देशांतर जो होती है इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। 180 देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच से होते हुए गुजरती है और यहाँ से लेकर के हमारे देश का जो समय रेखा है
हमारे देश का समय रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर, जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटे आगे होती है। कितना आगे होती है? 5.5 घंटा आगे होती है। तो ये समय का निर्धारण करने वाली रेखाएं होती है देशांतर रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं टेम्परेचर को बताती हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्क और मकर के बीच में उष्ण क्षेत्र होता है। कर्क और मकर के बीच में उष्ण क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधी या उष्ण जोन। और इसके बाद उपोष्ण आता है। ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर फिर इसके बाद उपोष्ण आता है, उपोष्ण कटिबंधी। फिर होता है समशीतोष्ण कटिबंधी, और फिर उसके बाद होता है शीतोष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण कटिबंधी आप लोग समझ गए होंगे। उष्ण कटिबंधी का मतलब गर्म, उष्ण माने गर्म होता है, उपोष्ण माने थोड़ा से गर्म, समशीतोष्ण का मतलब ठंडी और गर्मी दोनों समान स्थिति, और शीतोष्ण मतलब ठंडा एरिया। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी देखेंगे उपोष्ण क्षेत्र है, फिर समशीतोष्ण है, और फिर उसके बाद शीतोष्ण है। शीतोष्ण मतलब ध्रुवों पर होते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर माइनस तक में चला जाता है। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनको हम टुंड्रा वन कहते हैं। टुंड्रा वन। टुंड्रा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर टुंड्रा और टैगा एक विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो ठंडी क्षेत्र में पाए जाते हैं, शीतोष्ण एरिया में पाए जाते हैं। तो देखिए आज हम ये आपको समझा दिए कि उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, पृथ्वी गतियां कैसी होती हैं, भूमध्य रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, देशांतर रेखाएं क्या, इनका महत्व क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या, इनका महत्व क्या है। अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आएगा तो इसे बार बार 2-3 बार देखेंगे तो यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले होते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।